हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis अलोंग विद देयर हार्मोनल कंट्रोल। मींस हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर उसके हार्मोनल कंट्रोल, उसके बाद oogenesis की प्रोसेस पढ़ेंगे और उसके हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स मींस सेकेंडरी oocyte या oocyte जो बोलते हो आप उसकी, और जो मैच्योर मैमेलियन स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस के अंडरगो जाती हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो प्रोसेस होगी जब मेल्स के अंदर प्यूबर्टी आ जाएगी, मींस आफ्टर 13 और 14 ईयर ऑफ एज, उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया होंगी उनके अंदर डिवीजन स्टार्ट होंगे। ठीक है। ये जो डिवीजन होंगे वो किस टाइप से होंगे कि यहाँ पर माइटोसिस होगी। माइटोसिस जब होगी ये एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहेगी। ठीक है। हमारे पास क्या है, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है 46, या हम कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। तो ये जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। अब क्या होगा, जो ये वाली सेल होगी, मींस मैं इसको इधर लिखती हूँ, स्पर्मेटोगोनिया जो होगी वो साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी और ये क्या करेगी, ये ग्रोथ करेगी। ठीक है। ये वाला जो फेज होगा वो ग्रोथ फेज होगा। ठीक है। अब जो ये वाली सेल होगी स्पर्मेटोगोनिया जो होगा वो जब ग्रोथ करेगा तो वो स्पर्मेटोसाइट की तरह एक्ट करेगी। ठीक है। अब जो स्पर्मेटोसाइट होगा उसके अंदर मियोसिस होगी। ठीक है। क्या होगी यहाँ पर, मियोसिस। हमें पता है मियोसिस जो होती है वो 2 फेज में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट फेज होगा ये मियोसिस का, तो इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है। जो फर्स्ट फेज होगा उसके अंदर ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, मियोसिस कंप्लीट होगी। अब क्या होगा, जो सेकंड मियोसिस होती है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसी होती है। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनी है और इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो अपनी पेरेंट सेल के जैसा है। जबकि मियोसिस फर्स्ट का फेज जो होगा उसमें 2 सेल बन जाएंगी, लेकिन उनका क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंट सेल के बजाय हाफ होगा। ठीक है। अब मियोसिस जो सेकंड फेज आएगा वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होगा, तो जो पेरेंट सेल है उन्हीं के जैसी सेल्स बन जाएंगी। ठीक है। तो जो हमारी ये वाली सेल है जिसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हुआ है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो ये रिजल्टेंट सेल्स है जिनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है वो कहलाएंगी स्पर्मेटिड्स। ठीक है। स्पर्मेटिड्स है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्पर्मेटिड्स होंगी, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जो इनका साइटोप्लाज्म होगा वो बिल्कुल सूख जाएगा, साइटोप्लाज्म सूख जाएगा और जो न्यूक्लियस होगा वो इलोंगेटेड हो जाएगा। न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो गया, उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी। ठीक है। ये न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल सूख गया, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगी, और क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो इलोंगेटेड हो जाएगी और ये बन जाएगा क्या, स्पर्म। ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे, ये यहां से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वाली जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड्स तक की वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस। ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस होगी हमें इन दोनों टर्म्स के
अंदर डिफरेंस जो है वो क्लियर रखना है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या ये टर्म आ सकती है कि आपको ये टर्म डिफाइन करनी है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाइल द differentiation from spermatids to mature mammalian sperm is called spermiogenesis, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम ये जो प्रोसेस होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, वो मैच्योर होने के बाद, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 13-14 के बाद ये कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब हम इसके हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मोन्स कौन कौन सी प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाकर एक्ट करेगा पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये जाकर एक्ट करेगा, जिससे पिट्यूटरी से LH और FSH दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है। अब जो LH होगा वो जाकर लेडी सेल्स पर एक्ट करेगा। हमने पढ़ा है कि जो टेस्टिस होती है उनके अंदर लेडी और सर्टोली सेल्स होती हैं, तो सर्टोली सेल्स के ऊपर जाकर एक्ट करेगा कौन, FSH, ठीक है। और LH जो होगा वो लेडी सेल्स पर जाकर एक्ट करेगा। अब जो लेडी सेल्स होंगी उनसे एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा जो कि मेल कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा, और दूसरा यहां से इनहिबिन हार्मोन रिलीज होगा। इस इनहिबिन को मैं यहां लिखती हूं, और ये हो गया हमारा टेस्टोस्टेरोन। जबकि सर्टोली सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, वो एंड्रोजन्स या ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इंड्यूस हो जाएगी। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस टेस्टोस्टेरोन भी रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब अगर जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया, तो जो इनहिबिन होगा वो नेगेटिव फीडबैक देगा या तो हाइपोथैलेमस को या फिर पिट्यूटरी को, और जो हमारे LH FSH है उनकी जो सिक्रीशन है उसको कम करवा देगा, लो डाउन करवा देगा, ताकि इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis की प्रोसेस। देखो, oogenesis का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ oocyte। इसमें कुछ प्रोसेस तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती है, कुछ प्रोसेस तो इसमें पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती है, जबकि फीमेल जो होती है वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में होती है, मतलब अपनी मदर के वॉम्ब के अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज चल रही होती है, तो oogenesis की कुछ प्रोसेस वहां पर कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। क्या होता है, जो oogonia होता है, oogonia जैसे स्पर्मेटोगोनियम था ऐसे ही oogonia है, ठीक है। अब ये जो oogonia होगा इसके अंदर माइटोसिस चलती रहेगी, और इस माइटोसिस की वजह से एडिशनल oogonia बनते रहेंगे, ठीक है। अब जो oogonia होगा वो ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करेगा। ग्रोथ फेज के अंदर जब ये एंटर करेगा तो इसका जो साइज होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसको बोला जाएगा प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब इस प्राइमरी oocyte के अंदर होगी मियोसिस। मियोसिस की जब प्रोसेस होती है तो मियोसिस दो फेज में कंप्लीट होगा। मियोसिस फर्स्ट है, तो फर्स्ट मियोसिस जब होगा तो इसमें दो सेल्स बनती हैं, लेकिन उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होता है। लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis अ स्पेशल टाइप ऑफ मियोटिक डिवीजन इज अकर्स। यहाँ पर क्या होगा, एक छोटी सेल बनेगी जिसको बोलेंगे पोलर बॉडी, और दूसरी एक बड़ी सेल बनेगी
जो कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा जिसका, और दिस लार्जर सेल विच विल एक्ट एज अ सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही डिवीजन होगा, क्योंकि मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मियोसिस का फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है, सेकेंड फेज जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पर एक सेल बनेगी बड़ी और एक बनेगी छोटी, जिसको बोलते हैं पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड करेगी और यहाँ पर टोटल कितनी, 3 पोलर बॉडीज बनेंगी और एक जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, ओवम, ठीक है। तो जब फीमेल एम्ब्रायोनिक स्टेज में होती है तो उसका ये वाला जो फेज होता है वो सस्पेंडेड होता है। ये हो गया एम्ब्रायोनिक स्टेज में और ये हो गया आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, जो सेकेंडरी oocyte होता है, ओवुलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब उसके अंदर सेकेंड मियोटिक फेज जो होगा वो कंप्लीट होगा और ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फेज होगा वो कब कंप्लीट होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी तब, अदरवाइज वो सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में ही डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होनी चाहिए ये बात कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 मैच्योर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जबकि oogoनियम के अंदर सिर्फ एक मैच्योर ओवम बनेगा, बाकी 3 जो होंगी वो पोलर बॉडीज होंगी, ठीक है। ये वाली जो स्टेज होगी, मतलब मियोसिस फर्स्ट जो है वो भी कंप्लीट नहीं होता, मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही सस्पेंड हो जाता है ये oocyte। एम्ब्रायोनिक स्टेज के अंदर ये जो मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब वो अपनी जो मेटाफेज है उसको छोड़कर एनाफेज के अंदर प्रोमोट होता है, ठीक है। ये सारी बातें मैं फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस के अंदर भी बता दूंगी। oogenesis के बाद हम इसके हार्मोनल कंट्रोल पढ़ लेते हैं। तो हमें पता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, GnRH। ये GnRH जाकर एक्ट करेगा पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज होंगे, ठीक है। अब ये जो LH और FSH होंगे ये जाकर एक्ट करेंगे फॉलिकल्स पर, ठीक है। ये जाकर एक्ट करेगा फॉलिकल्स पर और LH के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आएगा, साथ ही साथ ये फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा और ओवुलेशन की प्रोसेस करवाएगा। जब ओवुलेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, ओवम रिलीज होगा या सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन जब इंक्रीज होगा तो जो एंडोमेट्रियम होगी, यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग होगी एंडोमेट्रियम, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बना रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ओवम डीजनरेट हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाएगा और वहां पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स, इधर है ये ओवम की स्ट्रक्चर या सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर। तो यहां पर न्यूक्लियस होगा इसका, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
मेम्ब्रेन। उसके बाद थर्ड लेयर आएगी यहां पर जोना पेलुसिडा, और फोर्थ लेयर आएगी यहां पर कोरोना रेडिएटा। ये है कोरोना रेडिएटा। ये ब्लू वाली जो है वो है जोना पेलुसिडा, और जो ये वाला पेरिविटलाइन स्पेस और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस बचता है, ये वाला जो खाली स्पेस बचेगा, उसको बोलते हैं पेरिविटलाइन स्पेस। ठीक है, तो ये तो हो गई उस साइड की स्ट्रक्चर। अब हम मैच्योर स्पर्म की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर जो भाई हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस भी कैसा? इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल टच में होगी। उसके बाद ऊपर एक रीजन होगा जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, जो कि स्पर्म को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगी स्पाइरल फॉर्म में, और क्या होगा? इसकी लॉन्ग टेल होगी। ठीक है, यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि स्पाइरल फॉर्म में है ताकि स्पेस कम ले और एनर्जी ज्यादा ले। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां पर क्या होता है? दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल, और ये क्या है? इसकी टेल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें याद रखनी है, गैमेट्स की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक कंडीशन और आती है। एक डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, जो कि हार्मोनल लेवल को शो करता है। ठीक है, हार्मोनल लेवल जो होंगे, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है यहां पर, 28 डेज की साइकिल है तो उसमें 0 to 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी। तो देखो, हाँ, ये वाला 14 डे को ओवुलेशन की प्रोसेस होगी। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बनेगा तो वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। ठीक है, उससे पहले ये ग्राफ होगा LH का। ठीक है, उसके बाद रेड वाला जो मैं बना रही हूं यहां पर, वो होगा FSH का। थर्ड है एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन भी 14th डे को मैक्सिमम होगा, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा इसका लेवल। और एक लास्ट होगा प्रोजेस्टेरोन का। उसमें क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो स्टार्टिंग से कम ही रहेगा, लेकिन 14th डे को ओवुलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना स्टार्ट किया। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ेगा? जब ओवुलेशन हो जाएगी तब। ठीक है, तो क्या बात याद रखनी है यहाँ पर कि तीनों LH, FSH और एस्ट्रोजन तीनों जो होंगे वो 14th डे को मैक्सिमम होंगे, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो आफ्टर ओवुलेशन बढ़ेगा, तो ओवुलेशन के बाद उसकी मैक्सिमम पीक मिलेगी। ठीक है, तो ये हार्मोन्स याद रखना कोई टफ काम नहीं है, सिर्फ हमें प्रोजेस्टेरोन का याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो ओवुलेशन के बाद बढ़ेगा, बाकी जो तीनों हार्मोन्स हैं वो 14th डे को मैक्सिमम होंगे। ठीक है, अगर आप यूट्राइन साइकिल की बात करते हो, यूट्राइन साइकिल,
क्या क्या चेंज आ रहे हैं, तो उसमें हम जो यूट्रस के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले हम ओवेरियन साइकिल की बात करेंगे। ओवरी के अंदर क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, प्रोलिफरेटरी फेज, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन होगी, 14th डे को ओवुलेशन है, वो दोनों में ही होगी, ओवुलेशन की प्रोसेस दोनों में है। उसके बाद जो प्रोलिफरेटिव फेज आएगा, नेक्स्ट जो आएगा वो होगा सिक्रीटरी फेज, ठीक है। ये प्रोलिफरेटिव फेज है। 0 to 5 क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो फेज होगा वो चलेगा, ये वाला जो होगा वो ब्लीडिंग फेज होगा। उसके बाद प्रोलिफरेटरी फेज, ओवुलेशन और फिर सिक्रीटरी फेज। अगर हम यूट्राइन साइकिल की बात करें तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, जो फॉलिकुलर फेज होगा, फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। और यहां पर ल्यूटियल फेज, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये वाली है ओवेरियन साइकिल और ये है यूट्राइन साइकिल, ठीक है। ओवरी के अंदर ही तो फॉलिकल्स होते हैं, तो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनेंगे, मैच्योर होंगे, फिर ओवुलेशन होगा, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो ल्यूटियल फेज होगा, ठीक है। तो ओवरी के अंदर हो गए ये सारे फेज। जबकि यूट्रस के अंदर क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगी, ब्लीडिंग फेज जो होगा वो तो चला गया, उसके बाद प्रोलिफरेशन होगी, जो ये होगा एंडोमेट्रियम जो होगी वो प्रोलिफरेट करेगी, थिक होगी। उसके बाद ओवुलेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रोलिफरेटरी फेज जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सिक्रीटरी फेज आएगा, जिसके अंदर सिक्रीशंस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ओवेरियन साइकिल को कैसे ध्यान रखना है, ओवरी के अंदर ही फॉलिकल्स होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जबकि यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटरी और सिक्रीटरी फेज आएंगे। और ये हार्मोन्स जो होंगे वो तीनों LH, FSH और एस्ट्रोजन तीनों ही मैक्सिमम होंगे एट द डे ऑफ ओवुलेशन, जबकि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होगा वो आफ्टर ओवुलेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के बाद बनेगा, ठीक है। तभी तो ल्यूटियल फेज बाद में आता है, क्योंकि वो कॉर्पस ल्यूटियम को दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें सारी बातें पढ़ ली है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फर्टिलाइजेशन और उसके इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। तब तक आप अपने ये डायग्राम्स बना लीजिए और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।